राष्ट्र निर्माण में राष्ट्रीय लोकदल का, जयंत जी का स्वयं का योगदान अब और सीधे तरीके से होगा। राजनीतिक रूप से इसका फायदा नुकसान क्या होगा, ये मेरे ख्याल से कोई बहुत बड़ा विषय नहीं है, लेकिन जो विकास की यात्रा चल रही है, मुझे विश्वास है कि राष्ट्रीय लोकदल के जो प्रभाव के क्षेत्र हैं, मूल रूप से पश्चिमी उत्तर प्रदेश, वहां पे विकास की यात्रा और तेज होगी। जो आगामी चुनाव है उसमें जिन सीटों पे हम 3 लाख 4 लाख से जीते थे, हमें आशा है कि हम इसमें 1-2 लाख का इजाफा और करेंगे। जो 10+ का टारगेट हमारे संगठन ने दिया है, 10+ मतलब 10% वोट प्लस हमको करना है। मुझे पूरा विश्वास है कि लोकदल की जो सीटें हैं वहां पे हम लोग उनको पूरी मजबूती देंगे और उधर से भी हमको पूरी मजबूती मिल रही है। एक अच्छी टीम के रूप में कार्य कर रहे हैं। आने वाला चुनाव सुखद होगा। टारगेट तो आपने बता दिया, 400 पार का जो टारगेट देश भर में लेकर चल रही है भारतीय जनता पार्टी, कैसे पूरा हो पाएगा? क्या इसके लिए रणनीति होगी? 400 पार का जो टारगेट हमारा है, 373 भारतीय जनता पार्टी, 400 एनडीए, ये मुझको पूरा होता हुआ बड़े आसानी से और स्पष्ट रूप से दिखता है। लेकिन इसलिए दिखता है क्योंकि पहली बात, जो मैंने कहा आशा, मोदी जी ने जो आशाएं जागृत की और पूरी की, आज वो गारंटी के स्तर पे आशाएं पहुंच चुकी है। दूसरा, जो इंडी अलायंस है, बाकी ऑपोजिशन पार्टियां हैं, उनकी एकजुटता तो है ही नहीं, लेकिन साथ साथ उनके पास आशा भी नहीं है कोई। आज मैं आपके चैनल के माध्यम से उत्तर प्रदेश के, भारत के सम्मानित नागरिकों से पूछना चाहूंगा, जब आप तुलना करते हैं, एक तरफ आपको मोदी जी दिखते हैं, एक तरफ आपको राहुल गांधी जी दिखती हैं या ममता जी दिखती हैं, बाकी लोग दिखते हैं, तो कौन सी आशा वो जागृत करते हैं? वो केवल एक ही आशा जागृत करते हैं कि मोदी जी को हरा दो, मोदी जी को हटा दो। तो ये तो कोई आशा नहीं है। देश की आशाएं तो ये है कि मेरा भारत भी विकसित भारत बने। जिस प्रकार मोदी जी ने स्वच्छता अभियान से एक बड़ा परिणाम दिया, यूपीआई एक ऐसा सिस्टम बनाया जो आज दुनिया के देश, विकसित देश, सिंगापुर जो विकसित देशों की श्रेणी में आता है, वहां पे जाकर के हम अपने सिस्टम इंस्टॉल कर रहे हैं, अन्य देशों में सिस्टम इंस्टॉल कर रहे हैं। हमें भी गौरव होता है। जो वंदे भारत एक्सप्रेस है, वही पटरी जिसपे बुलेट ट्रेन चलाने के लिए कहा जाता था कि इतना पैसा लगेगा, आज हमारी ट्रेनें 160 की गति पे चल रही हैं। हम विश्व गुरु एक और पैमाने पे बन रहे हैं। हम हर पैमाने पे बनना चाहते हैं। तो ये काम मोदी जी करते हुए दिख रहे हैं, या राहुल जी करते हुए दिख रहे हैं, या अखिलेश जी करते हुए दिख रहे हैं, सबको मोदी जी करते हुए दिख रहे हैं। और परिणाम 400 पार निश्चित रूप से होगा, क्योंकि आशाएं जो मोदी जी ने पूरी की हैं और भविष्य में जो प्रस्तुत की हैं, उससे गली गली में, गांव गांव में लोग जुड़े हैं। ट्विटर पर एक तेजी से ट्रेंड चल रहा है, मोदी का परिवार, क्या कहेंगे इस पर? मोदी जी का परिवार तो निश्चित रूप से बहुत बड़ा परिवार है, हम सब उसका हिस्सा हैं। पूरा भारत मोदी जी का परिवार है और यही हमारी संस्कृति भी है, वसुधैव कुटुंबकम के आधार पे, और सबको जोड़ने के लिए मोदी जी ने काम किया है। एक तरफ अगर यूपी की बात कर लेते हैं, अखिलेश यादव जी की, तो वो पीडीए नाम की एक कुछ गठजोड़ बना के या कुछ अंक बना करके एक हिस्सा बांट करके चुनाव जीतने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी ओर मोदी जी सबको जोड़ करके चुनाव में आगे बढ़ रहे हैं। अब कोई एक समूह, भौगोलिक या धार्मिक या सामाजिक, हमारे साथ कभी थोड़ा जुड़ता है, कभी ज्यादा जुड़ जाता है, कभी बहुत ज्यादा जुड़ जाता है। ये अंतर लोकतंत्र में हो सकता है, स्वीकार है। लेकिन हम बोले कि नहीं, मैं केवल पीडीए को ही देखूंगा, बाकी मैं नहीं देखूंगा, तो हम देश को जो 1947 की गलती हुई थी उसकी ओर दोबारा लेके जा रहे हैं। नहीं, हमको बंटवारे वाला काम नहीं करना, हमको जोड़ने वाला काम करना है। जिस परिवार ने हमको वोट नहीं दिया पिछले चुनाव में या कभी नहीं दिया, हम इस लोकसभा चुनाव में और अभी लगातार 6 महीने से कार्य कर रहे हैं। हम हर बार उनके घर पे जाते हैं, द्वारे जाते हैं, अनुरोध करते हैं, विकास की और केवल विकास की बात रखते हैं, और बहुत सारे लोग हम देखते हैं जुड़ते जाते हैं, क्योंकि विकास की बात आती है और जब अनुरोध करेंगे तभी वोट मिलेगा। हम कभी नहीं कहते कि गांव में हमको केवल 3 जातियों का वोट चाहिए, बाकी तुम लोग जाओ। नहीं नहीं, हमको सबका वोट चाहिए। जिस गांव में हमको कम वोट मिला था, वहां भी हमको जाना है और वहां पे हमको अपना जुड़ाव बढ़ाना है। विकास की बात हो रही है, मुझे लग रहा है, तो यूपी में बड़े पैमाने पर फॉरेंसिक लैब का स्थापना किया गया है। कितना फायदा होगा इससे यूपी वालों को? जो नया कानून, जो 3 नए कानून आ रहे हैं, उसमें ये बात स्पष्ट रूप से कही है कि पुलिसिंग को खासतौर पर कितना फायदा होगा? जी, उसमें वैज्ञानिक साक्ष्य संकलन को अनिवार्य किया गया है। अब मान लें कोई चोरी हुई, चोर हमने पकड़ लिया, तो एक एविडेंस होती है कि उसके पास से माल बरामद है। दूसरी एविडेंस होती है कि किसी ने गवाही दी कि मैंने चोरी होते हुए देखी। तीसरी एविडेंस होती है डिजिटल एविडेंस या फिंगरप्रिंट, यानी फॉरेंसिक एविडेंस। तो जितना अपराध
उत्तर प्रदेश पुलिस लिखती है, अगर हर केस में फॉरेंसिक एविडेंस हो तो हमारी लैब्स की इतनी क्षमता ही नहीं थी। तो योगी जी ने इस बात को समझा। उत्तर प्रदेश में 18 कमिश्नरी हैं और हर कमिश्नरी में ऐसी वैज्ञानिक प्रयोगशाला स्थापित की गई, इसलिए कि जितना लोड आने वाला है उस लोड को हम हैंडल कर पाएं। और गवाह कभी पलट सकते हैं लेकिन वैज्ञानिक साक्ष्य नहीं पलटता। तो वैज्ञानिक विधि वैज्ञानिक प्रयोगशालाओं की संख्या बढ़ाना बहुत जरूरी था। अब इनकी कैपेसिटी भी बढ़ा रहे हैं, इनके वैज्ञानिकों की संख्या को बढ़ा रहे हैं। लखनऊ में एक फॉरेंसिक इंस्टीट्यूट की हम लोग ने स्थापना की है, जहां पे हमारे युवा साथी फॉरेंसिक की ट्रेनिंग करेंगे। जो प्रयोगशालाएं हैं, यहाँ पे हमको स्टाफ चाहिए, वैज्ञानिक चाहिए, वो पहुंचेंगे। तो पूरा एक इकोसिस्टम तैयार हो गया है जो कोर्ट्स को, पुलिस को सपोर्ट करेगा। समाज कल्याण की अगर बात की जाए तो योगी सरकार से पहले और उसके बाद में कितना बदलाव आया है? योगी जी ने और साथ साथ मैं कहूंगा मोदी जी ने 3 बड़े परिवर्तन किए पूरे सोशल सेक्टर में, केवल समाज कल्याण में नहीं। पहला, हर योजना को आधार से जोड़ा गया, क्योंकि यहाँ पे सोशल सेक्टर में स्कीम टारगेटिंग की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम यूपीए सरकार छोड़ की गई थी। एक ही व्यक्ति 3-3 कॉलेज से स्कॉलरशिप ले रहा था और कुछ माताएं ऐसी थी जिनको वृद्धावस्था की पेंशन ही नहीं मिल रही क्योंकि उनका आवेदन नहीं हो पा रहा। तो सबसे पहले आधार से जोड़ने से लीकेजेस दूर हुए और कौन व्यक्ति छूट रहा है हम उस तक पहुंच पा रहे हैं। स्कीम टारगेटिंग हमारी मोदी जी ने, योगी जी ने मिलकर बहुत बेहतर की। दूसरा, जनधन खाते जोड़े गए। पहले कैश में कई प्रकार के लाभ मिलते थे, उस कैश को देने के लिए पहले वहीं पे बेईमानी हो जाती थी, भ्रष्टाचार हो जाता था, उसकी संभावना को खत्म कर दिया गया। अब पूरा का पूरा पैसा खाते में आता है, जिसको डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर या डीबीटी बोलते हैं। तीसरा जो सबसे बड़ा परिवर्तन अब आ रहा है वो है फैमिली आईडी। योगी जी ने पिछले 2 साल में इस पर बड़ा परिश्रम किया और एक ऐसा कंप्यूटराइज सिस्टम हम लोगों ने तैयार कर लिया है जिससे ये वॉलंटरी अभी परिवार को हमने चिन्हित किया और वो परिवार किस किस योजना का लाभ ले पा रहा है ये हम सॉफ्टवेयर से और डेटाबेस से मालूम कर लेते हैं। हमको देखना है कि ऐसे कौन से परिवार हैं जो पात्र तो हैं लेकिन लाभ से वंचित हैं। क्यों वंचित हैं? क्या डिजिटली हम उन तक पहुंच नहीं पा रहे हैं, उनके पास जानकारी नहीं है। और इस फैमिली आईडी को अब लॉन्च किया जा चुका है, अभी वॉलंटरी है, आने वाले समय में और बढ़ती जाएगी। और मुझे पूरा विश्वास है जो मोदी जी ने गारंटी ली है उसमें ये फैमिली आईडी उसकी नींव, उसका फलक्रम बनेगा और हम लोग इस गारंटी पे काम कर पाएंगे कि वृद्धावस्था पेंशन जैसी योजना कोई आवेदन की आवश्यकता नहीं है। आप अपनी फैमिली आईडी ठीक रखिए, जिस दिन 59 वर्ष और 12 महीने उम्र होगी दादी जी की, अगले दिन से पेंशन खाते में आनी शुरू हो जाएगी। इस गारंटी की ओर हम लोग बढ़ चुके हैं, नींव रख चुके हैं, जल्दी हम लोग इसको लागू करेंगे। गरीब बच्चियों के विवाह की एक बड़ी चुनौती रहती थी अभिभावकों के सामने। सरकार की तरफ से योजना लाई गई, सामूहिक विवाह करवाए गए। इस पर जरा बताइए कि क्या प्रोसीजर रहता है, कैसे जो है कोई भी अगर शख्स है वो अपनी बेटी की शादी कराना चाहता है, गरीब परिवार से ताल्लुकात रखता है तो? योगी जी का सोचना है कि किसी भी परिवार की बेटी की शादी धूमधाम से होनी चाहिए और क्योंकि आज घर छोटे हैं, गलियां छोटी हैं, तो हर व्यक्ति कोई सामुदायिक भवन, मैरिज हॉल किराए पे नहीं ले सकता है और अपने गली में भी शादी नहीं हो सकती है। तो उसके लिए एक और हम लोग ने विवाह मंडप, सामुदायिक गृह बना रहे हैं। लेकिन साथ साथ एक बहुत ही सुंदर योजना योगी जी लेकर के आए, स्वयं उन्होंने उसकी परिकल्पना की कि ऐसे हम जोड़ों की शादी कराएं सामूहिक रूप से। 100, 200, कभी कभी 500 तक हम लोग जोड़े इकट्ठे करते हैं, उनके लिए सारी व्यवस्थाएं अच्छे से करते हैं। जिले के सारे सांसद, विधायक, अधिकारी आते हैं, बाजे गाजे की व्यवस्था करते हैं। सादगी भी रहती है, ऑस्टेंटेशन नहीं होता है, सादगी के साथ ही हम लोग करते हैं। और साथ साथ उस जोड़े को हम लोग बधाई देते हैं। 35,000 रुपए का बेटी के खाते में धन जाता है एक परिवार की नींव रखने के लिए। लगभग 10,000 का हम लोग उनको गिफ्ट आदि देते हैं और 6,000 रुपए से बाकी व्यवस्थाएं होती हैं। इसको और अच्छा करने के लिए कहीं किसी प्रकार का लीकेज न हो जाए तो हमने अभी हाल में और अच्छी व्यवस्था कर दी कि जो विवाह प्रमाण पत्र है वो वहीं के वहीं मिल जाता है। वरना हमें अनुभव हुआ कि कुछ लोगों को परेशानी आ रही थी बाद में प्रमाण पत्र लेने में, तो हम साथ के साथ फोटो युक्त विवाह प्रमाण पत्र भी वहीं पे दे देते हैं, जिससे कि शादी हो गई इसका प्रमाण भी है और किसी प्रकार की कोई लीकेज की संभावना जो दिखना शुरू हुई थी उनको हमने शुरुआत में ही समाप्त कर दिया। पूरी ईमानदारी के साथ, पूरे विनम्रता के साथ और एक जैसे कार्यक्रम की भव्यता होने चाहिए उसके साथ हमारे कार्यक्रम संपन्न हो रहे हैं। महिलाओं की बात करें, आधी आबादी की, सरकार का फोकस रहता है इस पर।
मुस्लिम महिलाओं के लिए भी बहुत कुछ किया सरकार ने। क्या लगता है आने वाले चुनावों में कितना असर इसका देखने को मिल सकता है? इसको इस तरह से देखना मेरे ख्याल से उचित नहीं होगा। देखना उचित ये होगा कि महिलाओं के लिए जो काम किए गए उसमें ये कहीं भी नहीं देखा गया कि वो किस जाति धर्म की हैं। और आप देखिए ज्यादातर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर डीबीटी की जो योजनाएं हैं वो पति के नहीं, वो महिला के खाते में दी गई हैं। जी। मेरी बात सुन के मेरे पुरुष साथी नाराज नहीं होंगे, लेकिन कई बार ऐसा अनुभव किया गया कि जो पुरुषों के खाते में दिया गया तो वो बच्चों तक वर्दी नहीं खरीदी गई। लेकिन जरूरी भी था, पुरुष प्रधान जो समाज था उसमें एक बदलाव लाने के लिए बहुत जरूरी था। करेक्ट, यूं कहा जाए तो और सार्थक होगा। तो आज जब माँ के खाते में बच्चों की वर्दी का पैसा जाता है तो माँ उसमें 1600 रुपए में 400 रुपए और जोड़ती है और बच्चों के लिए अच्छे से अच्छी वर्दी लाती है, कॉपी लाती है, पेंसिल लाती है, सब चीजों को करती है। दूसरा, अगर हम मुस्लिम महिलाओं की सीधी बात करें तो 3 तलाक, ट्रिपल तलाक का जो सिस्टम चल रहा था ये निश्चित रूप से गलत था। जो इस्लामिक देश हैं पूर्णतः वहां भी इसको लागू नहीं किया गया, इसको गलत माना गया। हमारे यहाँ एक विकृत संस्कृति इस्लाम के नाम पे ले आए थे कुछ कटमुल्ले, उसको दूर मोदी जी ने किया, एक अच्छा कानून लाके सबने इसको स्वीकार किया और हमारी मुस्लिम बहनों को अधिकार मिला। हाँ, डिवोर्स एक नियम है, हो सकता है, लेकिन डिवोर्स के साथ जो उनको सपोर्ट मिलना चाहिए मेंटेनेंस के रूप में, एलिमनी के रूप में, वो भी अब उनको मिल रहा है। तो ये बहुत बड़ा परिवर्तन है। अब इससे वोट में कितना लाभ होगा ये मैं गणना नहीं कर सकता, मैं गणना भी नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि सरकार का काम है सबको राहत देना, सबको कानून के सामने बराबर समझना। व्यक्तिगत जिसने हमको वोट पर आपने जिसने हमको वोट नहीं भी दिया, जो अगले चुनाव में वोट नहीं, हम अगर चुने जाएंगे तो हम उनकी भी जिम्मेदारी हमारे ऊपर है और पूरी तरीके से, पूरी विनम्रता से हम उनके लिए भी कार्य करेंगे। व्यक्तिगत तौर पर अगर महिलाओं के लिए आपने कुछ किया हो तो वो भी बताइए। बहुत कुछ व्यक्तिगत, मैं व्यक्तिगत रूप से पर्सनली। अच्छा, नहीं सरकार की तो हम चर्चा कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि हमारी एक अलग भागीदारी होती है, कई बार समाज सेवा के साथ हम जुड़ते हैं, तो कई ऐसे तरीके होते हैं कि महिलाओं के लिए हम कई कुछ कर पाते हैं। व्यक्तिगत रूप से मैं बोलूंगा तो अपने मुंह मियां मिठू बनने वाली बात होगी, लेकिन जो समाज कल्याण की सबसे महत्वपूर्ण वरिष्ठ नागरिकों की योजना है वृद्धाश्रमों की और वृद्धावस्था पेंशन की, तो एक हमने प्रयोग किया, मैं और उसको आगे बढ़ाएंगे हम लोग अपने डिस्ट्रिक्ट या विधानसभा कन्नौज में। हमने एक जिला कमांड सेंटर बनाया, उसका नंबर 1077, एक नया नंबर लिया और उसका प्रचार प्रसार किया कि जिसकी भी पेंशन ना बनी हो वो केवल इस नंबर पे फोन करके हमको बता दे। उसके बाद एक बहुत सुंदर पद बना है हमारे यहाँ, ग्राम पंचायत सहायक। यूजुअली एक बेटी है या बेटा है जिनको मानदेय मिलता है और उनको हम ये टास्क देते हैं कि घर जाओ, जा करके इनकी पेंशन के सारे फॉर्म भरवाओ और 4 दिन में हम स्वीकृत कराते हैं। तो हमें करीब 6 से 7 महीने में 16,000 पेंशनर्स हम लोगों ने इस तरीके से जोड़े। तो जो मेरा पुलिस का अनुभव था कंट्रोल रूम चलाने का, हमने कोशिश की, उस तरीके से काम करते हैं और इसको अब इस प्रयोग के सफल होने के बाद हम लोग पूरे प्रदेश में लागू करेंगे, जिसमें कि केवल एक फोन करना है और मोदी जी की गारंटी, गांव-गांव में हमारे पंचायत सहायक नियुक्त हैं। उनका काम ही यही है कि डिजिटली लोगों तक पहुंचना, क्योंकि बहुत सी ऐसी माताएं हैं जो वृद्धावस्था पेंशन की हकदार तो हैं बट उनके पास स्मार्टफोन नहीं है, वो फोन ही नहीं चला पाएंगी, ऐसी भी वृद्ध माताएं हो सकती हैं। तो उनके लिए हमें उनके घर पहुंचना है, उनका आधार ऑथेंटिकेशन कराना है, कार्ड बनवाना है और सारे 3-4 फॉर्मेलिटीज पूरी करके घर पे उनके काम करके देना है। इस योजना के साथ हम लोग कार्य कर रहे हैं। माताओं की सेवा के लिए एक छोटा सा प्रयत्न हम लोग का है। स्कॉलरशिप की अगर बात की जाए तो किस तरह से छात्र लाभान्वित हो रहे हैं इससे? स्कॉलरशिप की एक बहुत महत्वाकांक्षी योजना है। 2016 से लेकर अब तक इसका बजट लगभग डबल कर दिया गया। क्योंकि अलग अलग कैटेगरी में है तो SC ST और सामान्य वर्ग में हम लोग ने पिछले सालों में कट ऑफ की चिंता न करते हुए लगभग हर बच्चे को स्कॉलरशिप पहुंचाई और बैकवर्ड में और माइनॉरिटी में भी हमारा प्रयास इसको पहुंचने का है। लेकिन जो बड़ा परिवर्तन अब आने वाले समय में होने वाला है, कुछ बच्चे छूट जाते थे क्योंकि बच्चों को रिजल्ट नहीं आ पाते थे और हमारा पोर्टल तब तक बंद हो जाता था। तो अब हमने ऐसी व्यवस्था कर दी कि पोर्टल कभी बंद नहीं होगा, बच्चे स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करते जाएंगे। दूसरा, हमने फेशियल रिकग्निशन कॉलेजेस में लगा दिया। पुनः हमको जो लाभ लेने वाले हकदार हैं उन तक पहुंचना है और उनको ज्यादा लाभ देना है, लेकिन जहां गड़बड़ी हो रही थी उसको हमको दूर भी करना है।
तो बहुत सारे लीकेजेस हम लोगों ने दूर कर दिए। लेकिन अब इस अकादमिक सत्र से जब फेशियल रिकग्निशन आ गया है तो मुझे पूरा विश्वास है कि 10-15% पैसा और बचेगा। जो बचेगा तो जो हकदार हैं उन तक हम और पहुंचेंगे। ये स्कॉलरशिप में हम लोग सुधार कर रहे हैं और सॉफ्टवेयर आदि को हम लोग हमेशा कोशिश करते हैं और अच्छा होता जाए, कोई उसमें कमियां हैं तो दूर करते हैं। छोटी बातें हैं बट हमेशा हम लोग यूजर एक्सपीरियंस को अच्छा करते हैं। अच्छा ठीक है, काफी हमने भारी भरकम से सवाल पूछ लिया। दो लोग ने मिलके एक अकेले से पूछताछ की है, ये बहुत नाइंसाफी है। अब आपकी हॉबीज की भी बात कर लेते हैं। फिटनेस, जैसा कि नेहा जिक्र कर रही थी, क्या राज है इसके पीछे, सबको बता दीजिए। फिट दिखते हैं आप, अपना फिटनेस का मंत्र बता दीजिए। और पुलिसिंग में रहे तो जाहिर है ये तो नहीं, मेरी फिटनेस तो आगरा के मित्र बताएंगे बहुत खराब हो गई। मैं बहुत फिट होता था एक जमाने में। योगा पसंद करते हैं या जिम जाना पसंद? मैं मिडिल डिस्टेंस रनर रहा, मैराथन भी दौड़ लेता हूँ लेकिन कॉमनली मिडिल डिस्टेंस रनिंग में करता हूँ। और साथ साथ बीच में खाने पीने का मेरा कुछ सिस्टम बिगड़ गया था राजनीति आने पे, अब मैंने उसको ठीक किया है। और मेरी कोशिश है कि जब तक मैं 55 साल की उम्र पे 2 साल बाद पहुंचूं तो मेरी जो 30 साल की फिटनेस थी वो वापस लौट आए। इस पे मैं कोशिश कर रहा हूँ। आपका समर्थन मिले तो मैं जरूर पहुंचूंगा। लेकिन ये सबके लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। हम सब दुनिया को सुधारने की चिंता कर रहे हैं, अपने बच्चों को सुधारने की चिंता कर रहे हैं। अपने शरीर को नियंत्रित करना बड़ा मुश्किल काम है। और मैं ऐसे लोगों से मिलता हूं जिन्होंने 30 किलो 40 किलो वजन अपना कम कर लिया, सलाम उनको। जिसने अपने शरीर को नियंत्रित कर लिया, मालिक वो है। दुनिया को ठीक तो बाद में किया जाएगा, पहले अपने आप को ठीक कर लें। आपके लिए भी उतना ही चैलेंजिंग रहा होगा क्योंकि पॉलिटिकल लाइफ में खुद को मेंटेन करना ये बहुत बड़ा चैलेंज है मुझे लगता है। शुरू में मेरी थोड़ी रूटीन बिगड़ गई थी, अब मैंने अपने रूटीन को ठीक किया है और मैं और अपने सुधार करने की संगीत में क्या पसंद है असीम अरुण जी को? संगीत, मेरी पत्नी ज्योत्सना बहुत अच्छा गाती हैं और वो संगीत सीखती भी हैं। लखनऊ में भातखंडे विश्वविद्यालय से वो MA कर रही है म्यूजिक में, तो वो बहुत रियाज करती हैं। तो मुझको सुनने का मौका घर पे लाइव काफी अच्छा मिल जाता है। और शास्त्रीय संगीत जिसको मैं कम समझता था, उनके जरिए मैं और उसको अच्छे से अब समझ रहा हूँ। आपको भी गाने का शौक है? नहीं, ये मेरे परिवार में बहुत मजाक का विषय है कि ये बिल्कुल ही बेसुरे गा ही नहीं सकते। तो मैं एक दिन अपने परिवार में सबको सरप्राइज करूंगा, कुछ गाना वाना सीख के आऊंगा। जैसे इंग्लिश, मतलब शौक है आपको? हाँ, नहीं शौक तो नहीं है पर एक चैलेंज है। जैसे श्रीदेवी ने एक स्पीच दी थी अंग्रेजी की, इंग्लिश में, ऐसी मैं धीरे से एक दिन गाना सीख के आऊंगा और आपको चौंकाऊंगा, ऐसा मैंने सोचा हुआ है। फिर भी 2 लाइन कुछ अगर आप गुनगुनाना चाहें तो? अरे TRP बिगड़ जाएगी आपकी बिल्कुल। वो 1-2 साल में करूंगा जरूर, सीख रहा हूँ। तो करिए एक बार जी। वो एक काम मेरा टू डू लिस्ट पे पड़ा हुआ है, शायद पूरा होगा। अच्छा, कोई फेवरेट स्पोर्ट हो आपका? खेलकूद में क्या पसंद है? वैसे तो कई सारे गेम्स में खेलता था और लेकिन रनिंग मेरा फेवरेट इवेंट रहा। उसमें 1600 मीटर, 5 किलोमीटर ये अच्छा मैं कर लेता था। एकेडमी में उसके मेडल्स भी मिल जाते थे। लेकिन फिटनेस के हिसाब से दूसरा, जब पुलिस में था तो मुझे लगा कि जो चैलेंज पुलिस की ट्रेनिंग देती है वो मतलब विदाउट बीइंग बोस्टफुल जितनी मेरी फिटनेस थी कम था। तो मैंने एक दूसरा चुनौती ली कि एक NSG का कमांडो कोर्स होता है। तो मैंने इच्छा व्यक्त की NSGC की मैं कोर्स करना चाहता हूँ। बघेल साहब बैठे हैं, वो मुझसे पहले ऐसे फिटनेस के कमांडो कोर्सेज किए हुए हैं। मैं भी सिक्योरिटी ऑफिसर रहा हूँ, आप भी सिक्योरिटी ऑफिसर रहे हैं। बघेल साहब मुख्यमंत्री जी के PSO रहे हैं, मैं प्रधानमंत्री जी का PSO रहा हूँ। हम दोनों का सौभाग्य है ये। तो अगर आगे बढ़ना है तो भारतीय जनता पार्टी में एक आम व्यक्ति बनो और आम व्यक्ति की तरह सामने आओ। हम अभी उनसे भी फिटनेस को आम लेकर सवाल होंगे। व्यक्ति मिडिल क्लास के हम लोग परिवारों से हैं, उसी हिसाब से आगे बढ़ते हैं। तो लेकिन ये इसलिए बोल रहा हूँ कि चुनौतियां लेते रहना चाहिए, ये हर एक के लिए है। अपने आसपास हम कितने लोगों को देखते हैं जिन्होंने चुनौती ली। कि अभी सुबह एक मित्र से मिला था, उन्होंने कहा कि मैं इंटरमिटेंट फास्टिंग करता हूँ और मैंने 40 किलो वजन लूज किया। मैंने कैसे? तो बोले कि मैं अपने नाम के आगे मैंने जैन लगा लिया। तो जो जैन खाने पीने की पद्धति है वो उसको पालन कर रहे हैं, 5 बजे के बाद कुछ नहीं खाते और उन्होंने 1 साल में 40 किलो वजन अपना कम कर लिया। तो ऐसी चुनौतियां लेना बहुत अच्छा होता है। किसी को वजन बढ़ाने की जरूरत है, किसी को घटाने की जरूरत है, किसी को कुछ पढ़ने की जरूरत है, किसी को कुछ सीखने की जरूरत है। तो ऐसी चुनौतियां लेना बहुत अच्छा होता है। और सिनेमा की ओर बढ़ते हैं। अभिनेता अभिनेत्री कोई पसंद हो आपको, जो फेवरेट आपकी एक्टर एक्ट्रेस? जी, मैं बचपन से अमिताभ बच्चन जी का बहुत बड़ा फैन रहा हूँ और आज भी हूँ। बल्कि
मेरी माँ अब इस दुनिया में नहीं है, वो बताती थी कि तुमने फिल्म देखना ये अमिताभ बच्चन की वजह से शुरू किया। जब मैं छोटा था, 7 साल तक का था, तो फिल्म देखने नहीं जाता था। तो क्योंकि माँ बोलते थे कि वो अंधेरे में बैठे रहो, वहाँ मजा नहीं आता। तो पहली बार मुझे खुद भी याद है कि अमिताभ बच्चन जी का एक अमर अकबर एंथनी का एक सीन है जिसमें वो शीशे में पट्टी कर रहे हैं एंथनी की। वो सीन मुझे बहुत पसंद आया एक छोटे बच्चे के रूप में, और उसको बार बार मैं देखना पसंद करता था। और मम्मी मुझे बुद्धू बनाती थी कि इस फिल्म में एंथनी है, चलो, तो मैं कूदते कूदते चला जाता था। तो अमिताभ बच्चन जी खैर हम सब के दिलों पे राज करते हैं। मेरे जैसे 5 साल के 7 साल के बच्चे पे भी उन्होंने दिलों पे राज किया, आज भी वो राज करते हैं। उनकी कोई फिल्म में नहीं छोड़ता और हर तरह की फिल्म करते भी हैं। वो हम सब के लिए, पूरे देश के लिए प्रेरणा स्रोत है। स्पोर्ट्स में क्या पसंद है सबसे ज्यादा? स्पोर्ट्स अब तो नहीं, अब केवल रनिंग ही कर पाता हूं मैं, लेकिन फुटबॉल काफी, जो रनिंग ओरिएंटेड स्पोर्ट्स हैं, फुटबॉल, हॉकी, वो खेलने का मन था। फिल्में देखते हैं आप? फिल्में देखते हैं जी, जरूर देखते हैं। कोई फेवरेट फिल्म हो आप? फिल्म जिनमें स्टोरी अच्छी हो, सस्पेंस हो और थोड़ा सा एक्शन हो, जैसे एक्शन थ्रिलर। हाँ, जैसे सस्पेंस थ्रिलर, फॉर एग्जांपल तलाश फिल्म मुझे बहुत पसंद है, मिशन कश्मीर फिल्म बहुत पसंद है, और भी कई जो एक्शन वाली फिल्में होती हैं वो अच्छी लगती हैं मुझको। सिंगर फेवरेट? नए सिंगर्स में अरिजीत सिंह मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, और मुझे तो लगता है हर हिट्स गाना देखो। पसंदीदा गाना हो आपका? और अब गाने पे मत ले जाइए। किशोर कुमार जी के गाने मुझे बहुत पसंद है, और बाकी तो जो अच्छे रिदम वाला म्यूजिक होता है, मॉर्निंग सनशाइन वाला म्यूजिक होता है, वो मुझे अच्छा लगता है, पसंद आता है। बहुत शुक्रिया आपका असीम अरुण जी, न्यूज़ 18 के मंच पर आने के लिए। बहुत आभार, बहुत धन्यवाद।